अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मक़दम है। उम्मीद है आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे और आपका इम्तिहान बेहतर गुज़र रहा होगा। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि 2-3 दिन ताख़ीर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पेपर एनालिसिस कई दिन पहले ही, जिस दिन आपका इम्तिहान था 3 तारीख़, उसी दिन कर देना था। लेकिन बाज़ मसरूफ़ियात की वजह से मैं नहीं बना पाया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत, ज़रा ताख़ीर से ही सही, लेकिन मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ। मुझे मुख़्तलिफ़ स्कूलों के सवालनामे मिले, मैंने उन तमाम सवालों को देखा, गौर से देखा और फिर मुझे लगा कि एनालिसिस करने की ज़रूरत है। इसकी तो 2 वजह है। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पैटर्न किस तरह था, सवाल का लेवल किस तरह था, सवालात कहाँ से पूछे गए और जो मैंने आपको कॉमन दिया था, उसमें से कितने सवालात आए हैं, कैसा परसेंटेज था, मैं ये तमाम बताऊँगा। आगे आप देखेंगे। स्कूल वाइज़ मैं सोच रहा हूँ कि स्कूल वाइज़ मैं करूँ कि हर स्कूल में किस तरह का सवाल था और उसका लेवल कैसा था। मैंने देखा कि 1-2 स्कूल से ऐसा भी हुआ है कि सवालात ज़्यादातर निसाब के बाहर से है, जो मुझे ज़रा हैरान किया है। बहरहाल मैं बताऊँगा कि किस स्कूल से, जब आप आगे देखेंगे, बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। बहरहाल मैं ऊपर से बता दूं कि मैंने जो सवालनामा देखा, तकरीबन तमाम स्कूलों के सवालों को देखा और जो तफसीली सवालात हैं, मुझे बेइंतहा खुशी है कि वो मैंने जो नोट शेयर किया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें से करीब 95% उससे ज़्यादा ही 1-2 सवाल इधर-उधर हुआ है। बाकी तमाम सवालात जो है वही है जो नोट से है। आपको मैं प्रूफ़ के साथ दिखाऊँगा भी। तो मुझे बेइंतहा खुशी है। और रही बात ऐसे क्यों, तो मैं सिर्फ़ गालिब और 1-2 टॉपिक और पढ़ा पाया था, क्योंकि दीगर कोर्सेज़ में मैं मसरूफ़ था, उनकी तैयारी में मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो जहाँ तक मैंने उसको भी समझाया और देख रहा हूँ कि वैसा ही सवाल पूछा गया है, तो बेइंतहा खुशी की बात है। तो बहरहाल हम लोग देखेंगे, इसके एनालिसिस को बहुत डीपली देखेंगे और तमाम स्कूलों की पर्चों को देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे। आपका जब स्कूल आएगा तो आप उसे ज़रूर देखिए। और हाँ, एक बात मैं बता दूँ कि सवाल का जो लेवल था, मैं ज़रा बता दूँ, वो ज़रा बेहतरीन लेवल था। मुझे तो अच्छा लगा। लेवल देख कर के ऐसा लगा कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये ज़रूर है कि आप लिख नहीं पाएँगे। अगर आप सोचेंगे कि कहीं से मैं सिर्फ़ नोट्स ले लूँ और मैं उसकी बुनियाद पर एग्ज़ाम में चला जाऊँ, तो ऐसा नहीं था। 2 सवालों को इस तरह से जोड़ा जा रहा था कि दोनों सवाल अलग-अलग है। एक तो जैसे मान लीजिए कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई? उनकी अहलिया का नाम बताइए। तो अगर कोई रट ले कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश और वफ़ात कब हुई, तो फिर मसला हो जाएगा वहाँ पे। तो सिर्फ़ मेरे ख़्याल से तमाम पर्चों को मैंने देखा, तो जो रट्टा मारते हैं उनके लिए तो अब नहीं है, उसका तो अब कोई चारा नहीं है। आपको समझ के पढ़ना है और कंसेप्ट को क्लियर रखना है, तभी आप अच्छे से पर्चा दे पाएँगे। क्योंकि जो 2 नंबर वाला है, जिस तरह से जो मैंने पैटर्न देखा और बताया और उतने ही अल्फ़ाज़ पे सवाल पूछा भी है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बोर्ड ने जो रिकमेंड किया है उसी पे सवाल पूछे गए हैं। तो अब जो है, हम लोग होम सेंटर क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में होम सेंटर रहता है और ये होम सेंटर ख़त्म हो रहा है। अब जो 12 आना है, 12 के पहले सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों को जो है हमें बोर्ड में जाके देना है, यानी कि दूसरा सेंटर होगा और उसके लिए हमारी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही जो है हमारी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप बेहतर तौर पर तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, बेहतर मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, तो मयारी उर्दू के साथ जुड़ जाइए। मयारी उर्दू ने आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स, तमाम मज़ामीन पर मबनी एक ऑनलाइन कोर्स का आगाज़ किया है। इसके साथ जुड़िए। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी वजह से दूर दराज का सफ़र नहीं कर पा रहे थे, कोचिंग्स नहीं जा पा रहे थे और तालीम से महरूम हो पा रहे थे। उन तमाम के लिए निहायत खुशी की बात है कि मयारी उर्दू ने आपके हाथ को पकड़ा है और आपके लिए तालीम को घर तक पहुंचाया है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और बेहतर रहनुमाई, बेहतर मार्क्स के लिए ज़रूर जुड़िए। क्योंकि आप देखेंगे क्लास 12 का भी जो देखा, एकदम 100% कॉमन था। इससे पहले भी मैंने पढ़ाया, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन। इसमें भी आप देखेंगे कि जो अभी आप उर्दू का पर्चा दिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन था। तो बेहतर रहनुमाई ज़रूरी है और इस तरह पढ़िए कि आसान ज़बान में हो, आपको याद करने में भी आसानी हो और कंसेप्ट क्लियर रहे। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए कि नोट्स जो है ना, मवाद जो है ना, वो अवेलेबल है हर जगह और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग मवाद को सर्कुलेट भी कर रहे हैं, लेकिन मवाद में जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको नज़रअंदाज कर दे रहे हैं।
और अगर जब आप उसी को लिख करके आएंगे एग्ज़ाम हॉल में तो जो एग्ज़ामिनर होगा वो आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास जब उसी तरह का मवाद आता है तो हम तो मार्क्स नहीं देते हैं। इसीलिए बेहतर तौर पर जहाँ पे ज़बान और बयान की गलती ना हो, जहाँ पे मवाद जो है वो ऑथेंटिक हो, जहाँ पे उसलूब बेहतर हो, तो ऐसे प्लेटफॉर्म को आप लोग चुनिए और ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मयारी उर्दू फराहम करता है। तो नाजरीन, आप बिल्कुल जुड़िए और वक्त ज़ाया मत कीजिए। रजिस्ट्रेशन जारी है। 15 मार्च हमने सोचा था, लेकिन 5 मार्च और 20 मार्च तक जो है रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। तो ताख़ीर मत कीजिए, जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीट्स नहीं हैं, 50 सीट्स हैं और उसके बाद जो है नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए जल्दी करें, अगर वो सीट्स भर जाएंगी तो फिर मसला होगा। चलिए अब हम लोग एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि पहले कौन सा स्कूल का पर्चा आता है, हर एक स्कूल का पर्चा। और अगर आपके स्कूल का पर्चा मेरे पास ना आया हो, अगर आप चाहें तो आप मुझे भेजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, उसके एनालिसिस को भी करूंगा। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा स्कूल है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग हावड़ा स्कूल के बारे में। हावड़ा स्कूल का जो पर्चा था उसमें सवालात कुछ इस तरह पूछे गए थे कि दर्ज झैल सवालों के जवाब दीजिए कोई दो, और दो के लिए आपसे सिर्फ दो ही दिया गया है। ठीक है, जैसे मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूओं के नाम बताइए, मिर्ज़ा गालिब कलकत्ता कब तशरीफ़ लाए और कब तक रहे। तो दो सवाल का जवाब देना था और दो ही दिया गया है, यानी कि आपको अल्टरनेटिव नहीं दिया गया है। देना चाहिए था, अगर आपसे दो पूछा गया है तो कम से कम 4 देना तो चाहिए था, कम से कम 3, एक तो ज़्यादा देना था, ताकि वो सेलेक्ट कर सके स्टूडेंट्स के तीनों में से दो कौन सा बेहतर है। बहरहाल जब कोई दो ब्रैकेट में दिया गया है, इसका मतलब ये सवाल दो से ज़्यादा होंगे, लेकिन नहीं है। इसमें सोचना चाहिए स्कूल को, क्योंकि ये पर्चा स्कूल से ही बनाया गया है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 में भी जो ज़ुमरा नंबर 2 है उसमें भी वही कहा गया है कि दर्ज झैल सवालों के जवाब दीजिए कोई दो। अब जैसे देखिए एक चीज़, मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूओं के नाम बताइए, तो यहाँ पे आपको पूरा जुमला बनाना है। तो चलिए, ये तो एक ही सवाल है, इसमें 2 मजमूए हैं, दोनों लिख दीजिए, उर्दू हिंदी और उर्दू मोहल्ला, आप दोनों लिख देंगे, पूरा मुकम्मल जुमला हो जाएगा। लेकिन इसको देखिए कि मिर्ज़ा गालिब कलकत्ता कब तशरीफ़ लाए और कब तक रहे। यहाँ पे सिर्फ अगर कोई याद कर ले कब तशरीफ़ लाए 1828, ऐसे अगर कोई याद कर लेता तो नहीं होगा, कब तक रहे वो भी आपको बताना है, और मुकम्मल जुमला को बेहतर तौर पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्यों है। और कम से कम ये जो आप जो जवाब देंगे, ऐसा नहीं कि 1828 में आए और 1 साल रहे, उसको बेहतर अंदाज में तरतीब के साथ लिखने की ज़रूरत है। बहरहाल अब जैसे देखिए, सुनो साहब, जिस शख्स को जिस शक्ल का ज़ौक़ हो और वो इसमें बेतकल्लुफ़ उम्र बसर करे, उसका नाम ऐश है। दर्ज वाला जुमला कहाँ से माखूज़ है, सिर्फ यही पूछा गया है। अच्छा नहीं, इसमें और भी है, मुतकल्लिम और मुखातिब का नाम बताइए, इस जुमले की वजाहत कीजिए। अब देखिए अलीफ नंबर में जो सवाल है, इसमें 3 सवाल है, 3 को अलग अलग लिखना है कि दर्ज वाला जुमला कहाँ से माखूज़ है। तो ये जो जुमला है वो गालिब के ख़त से है, जिसको आप पूरा जानेंगे, मुतकल्लिम मुखातिब और इस जुमले की वजाहत, ये सब 3 नंबर के लिए है। तो ये सब देखिए, अब इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए कंसेप्ट का क्लियर होना बेहद ज़रूरी है, वरना परेशानी होगी। उसके बाद क्या है, बे नंबर, आदमी मिसल एक कल की तरह नहीं है, जो इस वास्ते मुकर्रर कर दिया है उसको अंजाम दिया करे होना चाहिए। बहरहाल अब यहाँ पे भी उसी तरह से, यानी इख्तिबास से सवालात पूछे गए हैं, और ये बहुत ही मतलब टफ़ माना जाता है। जब आप इख्तिबास से मतन से सवाल पूछते हैं तो उसे टफ़ समझा जाता है, क्योंकि फिर मतन को समझना, उसके कंसेप्ट को समझना, वहाँ पे से कहीं से भी कोई जुमला आ जाए तो उसको हल करना, ये उसी वक्त होगा जब आप कंसेप्ट को बहुत उम्दा अंदाज में समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अलिफ बे जीम दिया गया है और उसमें से आपको कोई 2 करना था, ये अच्छी बात है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है एक सवाल का कि तीनों में से कोई एक कीजिए। अब सवाल नंबर 3 देखिए कि दर्ज झैल सवालों के जवाब दीजिए कोई एक। अब एक के लिए क्या है कि हाँ, 2 सवाल दिया गया, एक के लिए ये बेहतर है कि खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है, जिगर मुरादाबादी का असल नाम लिखिए, बहुत बेहतर है। इसी तरह सवाल नंबर 4 में कि दर्ज झैल सवालों के जवाब दीजिए कोई 2 के लिए यहाँ पे 3 सवाल दिए गए हैं, बहुत उम्दा। अब देखिए, मैं सवालों के जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तमाम स्कूलों के सवालों को बताना है, और ये सब बहुत ठीक है। ये सब जो सवालात पूछे गए वो सिलेबस से है। ये सवाल जो सिलेबस से नहीं होगा वो मैं बताऊँगा, और जो टफ़ होगा वो भी मैं बताऊँगा कि उसकी तैयारी भी कैसे करनी है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये 3 नंबर के लिए जो सवाल है, इसमें क्या है कि दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए कोई 2। तो 2 के लिए आपको 3 अशार दिए गए हैं
3। अब जैसे आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, और ये जो है या रब ये मकाम इश्क है क्या, तो ये जिगर के अशार की तो तशरीह हुई है और मीर के अशार की भी तशरीह हुई, लेकिन वो ज़रा तफसील से क्योंकि उस वक्त तक मुझे पैटर्न का इल्म नहीं था, तो ज़रा तफसील से है। अगर आपने वो देखा होगा तो आप इनको हल कर लेंगे आराम से। अब देखिए इसमें कि दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए कोई एक। 4 नंबर के लिए है। अब यहाँ पे एक और एक रुबाई है, ये बंद है मरसिया से, तो दोनों में से कोई एक। तो ये मैंने इस रुबाई को पढ़ाया था और बहुत उम्दा तरीके से 100 अल्फाज में ही इसे आप लिख सकते हैं। अब अगर इसके लिए अगर आप लिखते हैं 200, 250, 300 अल्फाज तो फिर वो बेकार है। 100 अल्फाज में अगर आपसे पूछा गया तो 100 अल्फाज में ही जवाब दीजिए। उसके बाद 7 नंबर है कि अल्लाह 7वें के दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए कोई एक। ये अल्लाह हर आफत से बचाए, ये जुमला कहाँ से माखूज़ है? ये अफसाने का हिस्सा है। दो सवाल, कोई एक सवाल है, सॉरी। अब या फिर घसीटे किस उम्र में गांव से भागकर कौन सा शहर चला आया था। अब देखिए किस उम्र में भागा और कौन सा शहर चला आया, 2 सवालों को एक जगह कर दिया गया और दोनों को एक ही में मिला करके लिखना है उम्दा तरीके से। अच्छा, अफसाने के हिस्से से जो तफसील सवाल आया है वो है घसीटे का किरदार या फ़कीरा का किरदार। बहरहाल ये तो नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 दिया गया है, दोनों में से किसी एक किरदार पर लिखना है। उसके बाद है कि सवालों के जवाब दीजिए कोई एक। ये जो है अंजुमन पंजाब की बुनियाद कब और कहाँ पड़ी, ये SAQ है अंजुमन पंजाब के हवाले से। तो अंजुमन पंजाब में किसने कब मौज़ूआती मुशायरे की तजवीज़ पेश की, तो ये सब सवाल जो है अंजुमन से है। ये अब तफसीली सवाल वहीं पे है। अंजुमन पंजाब के मुशायरे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अच्छा क्या है, अंजुमन पंजाब के मुशायरे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पढ़ी गई किसी 3 नज़मों का नाम लिखिए। अब यहाँ देखिए, अब जैसे एक तो 3 नंबर के लिए सवाल अगर आ जाए तफसील से, अगर सवाल ये होता कि अंजुमन पंजाब के मुशायरे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अंजुमन पंजाब के हवाले से मोहम्मद हुसैन आज़ाद की खिदमात का जायज़ा लीजिए, तो फिर आपको 3 नंबर के लिए वही आपको 100 अल्फाज में लिखना होता। यहाँ पे सिर्फ अगर 3 नज़्म अगर आप लिख देते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन वो तीन नज़्म आप लिखेंगे किस तरह से, ये अंदाज पे डिपेंड करता है। अब देखिए सिर्फ 3 नाम लिखने हैं आपको और 3 किस तरह लिखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हाल ही से भी पूछा गया है, तो दोनों में से किसी एक का लिखना है, 3-3 नज़्म बस, और बहुत आसान है। लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, तो इस स्कूल का हावड़ा का जो है वो SAQ के तुरंत बाद जो है उसी हिस्से से LAQ भी दे रहा है। अब जैसे यहाँ देखिए कि 11 नंबर में दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए कोई एक। इसमें मारिफा की तारीफ़ मैंने भेजा भी था PDF ग्रुप में, इसमें मजदर की तारीफ़ मा मिसाल, तो एक करना था, तो इसमें मारिफा की तारीफ़ कर दीजिए। 12 नंबर में अब इसी से तफसील सवाल है कि किसी एक की तारीफ़ लिखिए, मरसिया, अफसाना, रुबाई, ये तीनों ही मैंने दिया था और ये तीनों ही आ गया है। तो ये जो हावड़ा स्कूल का जो पर्चा है वो बेहतर है और SAQ LAQ एक साथ एक ही हिस्से से है। मेरे ख्याल से अगर तमाम SAQ एक तरफ होता और तमाम LAQ एक तरफ होता तो ज़्यादा बेहतर होता। ये पर्चा जो है हावड़ा का जो पर्चा था वो ज़रा मेरे ख्याल से मेयारी पर्चा था, टफ पर्चा था, क्योंकि मतन से ज़्यादातर सवालात पूछे गए थे और जो सवाल हयात से भी पूछे गए वो भी मेयारी अंदाज के सवालात थे। तो हावड़ा का जो पर्चा था वो बहुत मेयारी पर्चा था, ठीक है। इसका लेवल ज़रा हाई था और ऐसा ही होना भी चाहिए। अब ये जो है मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं इस पर्चे को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही धुंधला आया है। इसके बाद है ये देखिए गवागांव हाई स्कूल, ठीक है, गवागांव, ठीक है। अब इसमें देखिए इसके सवालात देखिए किस तरह पूछे गए हैं। गालिब का ख़त बनाम मिर्ज़ा तफ्ता गालिब के किस मजमुए से लिया गया है, नीज़ गालिब का पूरा नाम क्या है। अब देखिए किस तरह से सवाल बनाया गया है, इस सवाल को जोड़ा किस तरह गया कि गालिब का ख़त बनाम मिर्ज़ा तफ्ता गालिब के किस मजमुए से लिया गया है, नीज़ गालिब का पूरा नाम क्या है। अब यहाँ पे 2 सवालात हैं, दोनों को एक ही जुमले में जोड़ा गया है और दोनों का अलग अलग नौइयत, दोनों की जो नौइयत है वो अलग अलग है। अब इन दोनों नौइयत के सवालों को एक जुमले में आपको जवाब देना है, यही तो हुनर है। बहरहाल सवाल सही है। अब उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर, चलिए 2 के लिए 3 सवालात दिए गए हैं, 3 ने असल में 4 सवालात दिए गए हैं। नहीं ऐसा नहीं है, दर्ज झेल सवालों के जवाब दें। अब वो जो 1 नंबर है उसमें 2 मार्क्स, 2 नंबर में रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात के मुसन्निफ़ का नाम बताइए, बाबाए कौम कहाँ पैदा हुए।
अब जैसे यहाँ देखिए 2 नंबर के लिए है, तो रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात के मुसन्निफ का नाम क्या है? ये तो हो गए जैसे सर सैयद अहमद खान। बाबाए कौम कहाँ पैदा हुए? अब यहाँ पे वो लक़ब के साथ है बाबाए कौम। बाबाए कौम सर सैयद अहमद खान के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबाए कौम इसे किसी ने नहीं दिया, किसी मोतबर आदमी ने। मैं पहली बार देख रहा हूँ बाबाए कौम। बहरहाल अब यहाँ पे मुझे देखना होगा कि बाबाए कौम किसे कहा जाता है। अब 3 नंबर सवाल है। अब जैसे ये पर्चा मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा, सही अंदाज में नहीं बनाया गया है। अब जैसे 3 नंबर इमाम बख्श नहीं इमाम गम किस शायर को कहा जाता है? चलिए तो मीर के लिए है। उसके बाद क्या है कि नौहागरी का माना बताएं। नौहागरी के माना बताएं, के होना चाहिए, नौहागरी के होना चाहिए, के माना बताएं। आपके निसाब में शामिल रुबाइयात के शायर का नाम लिखें। मीर अनीस की पैदाइश कब और कहाँ हुई? अब देखिए 5 नंबर के लिए सवाल, 5 नंबर का तो सवाल का पैटर्न है ही नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ से तमाम सवालों को जोड़ करके 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बनाया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बहरहाल सवाल बनाया तो बच्चों को जवाब भी देना है। अब जैसे एक सवाल है कि इमाम गम, उसके बाद नौहागरी के माने, आपके निसाब में शामिल रुबायात के शायर के नाम, और मीर अनीस की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो 5 सवालों को जोड़ करके बनाया गया है 5 नंबर के लिए, जो मुनासिब नहीं है, होना नहीं चाहिए था, तरतीब मुनासिब नहीं है। और में देखिए परवेज़ शाहिदी का कौन सा नज़्म आपके निसाब में? देखिए बहुत बुरी बात है कि जो पर्चा में लिखा गया है परवेज़ शाहिदी का कौन सा नज़्म, वाहियात जिसने भी टाइप किया है, टाइपिंग मिस्टेक अगर है तो चलिए दरगुजर कीजिए, लेकिन अगर किसी ने लिख करके दिया है कि का नज़्म मुअन्नस है, होना चाहिए परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। तो स्कूल से ये गलती तो नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल बेबाक का माना लिखें। नज़्म मकाफ़ात अमल के शायर का नाम बताएं। सुबह सादिक का हुआ चरख पे, यहाँ पे हुआ होना चाहिए था, हो लिख दिया है सिर्फ। चरख पे जिस वक्त ज़ुहूर, ये किसकी तख्लीक है? मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? मेरे ख़्याल से ये जो सवालात की जो नौइयत है बहुत ही मेरे ख़्याल से ज़्यादा पेचीदा कर दिया गया है। इस तरह नहीं होना चाहिए, वक्त बचाने के लिए शायद इस तरह लिखा गया है, होना नहीं चाहिए। गोवा गाँव का पर्चा है ये। अब अफसाना का हिस्सा जो है 4। अब देखिए यहाँ पे कोई तखसीस नहीं है किस तरह से सवालात चल रहे हैं। देखिए 3 नंबर में फिर अब कहाँ से सवालात लिए गए हैं, बस पर्चा ख़त्म हो गया यहीं पे 3-4। अब देखिए ज़रा, ये इस तरह होना नहीं चाहिए था ये पर्चा। देख लीजिए मार्क्स की तरतीब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद इस तरह और बात ख़त्म हो जाती है। तो गोवा गाँव के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप मुझे कमेंट कीजिए व्हाट्सएप पे। मैं आपको बोर्ड के ज़रिए जो पैटर्न बनाया गया है, मैं वो पैटर्न आपको भेजूँगा। आप अपने असातिज़ा को दिखाइए कि ये पैटर्न है, इस पैटर्न पे सवाल बनाइए। जैसा कि मैंने अभी हावड़ा का पैटर्न दिखाया था, वो भी पैटर्न सही था। कम से कम इससे तो बहुत बेहतर पैटर्न था वो। इससे आप परेशान नहीं होंगे, आपको जवाब देने में आसानी होगी, इम्तिहान देने में। इस पैटर्न में इम्तिहान देने में बहुत परेशानी होगी, तो स्कूलों को इसका ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ मैं इस पर्चे को 10 में 3 मार्क्स दूंगा। चलिए बहरहाल, अब ये है इलाही बख्श हाई स्कूल। इलाही बख्श हाई स्कूल का भी जो पर्चा है वो ज़रा धुंधला है, लेकिन इसका जो अंदाज़ है वो ज़रा बेहतर है। देखिए ऊपर में लिख दिया गया एसएक्यू प्रोज के हिस्से से। अब सवाल नंबर 1, दर्ज झैल में से किसी 2 के जवाब लिखें। अब 2 के लिए 4 सवालात दिए गए, बहुत अच्छी बात है। सवालात भी सही है कि उर्दू मोहल्ला क्या है, इसके मुसन्निफ कौन है, बहुत अच्छी बात है। 2 सवालों को जोड़ दिया गया है। आपके निसाब में शामिल ख़त कब और होना चाहिए, कब लिखा गया, किसके नाम है, कब और किसके नाम, इस तरह होगा। तो ये भी बहुत बेहतर है। सवालात बहुत अच्छे हैं, निसाब सही है। पोएट्री, मीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई, बहुत अच्छी बात है। 4 सवालात दिए गए हैं 2 के लिए, बहुत अच्छी बात। उसके बाद 1 के लिए 2 सवाल दिए गए, अच्छी बात। देखिए फिक्शन, यहाँ पे तखसीस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, और उसी हिसाब से एसएक्यू बना रहे हैं। कौन फ़कीरा, ये किसने कहा और किससे कहा, ये कुछ ज़्यादा ही टफ हो गया, हार्ड हो गया। सिर्फ इतना उठा लेना कि कौन फ़कीरा, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है बच्चों के लिए। अफसाने में और भी मशहूर जुमले होंगे जिनसे ज़रा क्लू तो मिलेगा बच्चों को कि हाँ ये सवाल कहाँ से उठाया जा रहा है, तो वैसा जुमला लेना चाहिए। बहरहाल अगर ये भी होता कि कौन फ़कीरा, ये सवाल इस पर अगर इस तरह बना दिया जाता कि ये इबारत कहाँ से माखूज़ है, तो शायद बच्चे पकड़ लेते हैं। बहरहाल ये काफ़ी टफ हो गया। 2 नंबर के आखिरी कोशिश
किसकी तसनीफ़ है और इसके मुसन्निफ़ कब पैदा हुए। तो ये भी सही है, अच्छी बात है। उर्दू लिटरेचर बता दिया जा रहा है, जो तरतीब है ना बहुत उम्दा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये तरतीब, मुझे बहुत खुशी हो रही है तरतीब देख करके। सवाल नंबर 5 के दर्ज झैल में से किसी में से जवाब दें। अच्छा, एक का ही जवाब देना है शायद। अंजुमन पंजाब के क़याम का मकसद क्या था, या अंजुमन पंजाब से उर्दू नज़्म को क्या फ़ायदा पहुंचा। दोनों में से कोई एक का देना है। अब ऐसी सूरत में जहां पे आपको एक देना है और दोनों में से या दिया गया है, और अगर आपको पहला नहीं लिखना है या लिखना है, तो आप किस तरह जवाब देंगे इसे भी बताना ज़रूरी है। यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं क्लास में बताऊंगा। अब ग्रामर के हिस्से में से मतलब किसे कहते हैं, इसकी एक मिसाल दें। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है। इस्म की किस्मों को मिसाल के साथ बताएं। अब ये ज़रा पेचीदा सवाल हो गया है कि इस्म की किस्में। अब इस्म की जो किस्में हैं वो कई किस्में हैं। अब इसमें मारिफा हैं, इसमें नकरा है। अब इसमें मारिफा को भी समझाया जाए या इसमें नकरा को भी समझाया जाए, तो ये ज़रा तखसीस करने की ज़रूरत थी यहाँ पे। बहरहाल उम्दा सवाल है। डिस्क्रिप्टिव, अब देखिए पहले एसएक्यू चला यहाँ तक, अब डीएक्यू, जिसको एलएक्यू भी लिखते हैं, डीएक्यू भी, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आपका जहन एक बार एसएक्यू के लिए चलेगा और फिर एलएक्यू के लिए चलेगा। तो हावड़ा के पर्चे में, हावड़ा का पर्चा निहायत ही अच्छा था, बस सिर्फ एसएक्यू और एलएक्यू को अगर बांट देते तो ज़्यादा बेहतर था, जैसे कि इलाही बख्श ने बांटा है। अब फिर प्रोज से जो एलएक्यूज हैं वो देखिए, जैसे गालिब के ख़त का मफहूम अपनी ज़बान में वाज़े करें, इसे मैंने पढ़ाया भी था कि मरकज़ी ख्याल क्या है, वही मफहूम। सर सैयद ने कौम अच्छा एक चीज़ देखिए, किसी 2 सवालों के जवाब दें 100 अल्फाज में। इस बात अगर अंडर ब्रैकेट में लिख दिया जाता है 100 अल्फाज, मतलब ये आपके लिए डेडलाइन है कि 100 अल्फाज से आप लोग तजावुज़ ना करें। तो अब मैंने भी जो पढ़ाया यूट्यूब में, लास्ट में आप देखे होंगे कि 100 अल्फाज में ख़त का खुलासा, 100 अल्फाज में जो है रस्म रिवाज जो मज़मून है उसका खुलासा, नज़मों का खुलासा, ये सब जो 100 अल्फाज में मैंने दिया था, आप देखे होंगे। तो बहरहाल अब देखिए सर सैयद ने कौम की खिदमत किस तरह की, इसको आप लिखना है 100 अल्फाज में। 4 दिए गए हैं, 4 में से आपको 2 लिखना है। तो मैंने गालिब के ख़त का पढ़ाया था, उसके बाद रस्म रिवाज की पाबंदी के क्या नुकसानात हैं ये मैंने बताया था। तो दोनों में से कोई एक लिख दीजिए आप। इसके बाद जो है पोइट्री के हिस्से में से देखिए कि इसमें भी 2 देने हैं। अब जैसे मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी बयान कीजिए, तो मीर के हालात ज़िंदगी को मैंने नहीं पढ़ाया था। इसके बाद जो है नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर क्यों कहा जाता है, तो उनकी जब नज़्म निगारी मैं पढ़ा रहा था तो मैं समझाया भी था, तो अगर आप समझे होंगे तो लिख सकते हैं। मीर अनीस के मरसिया के किसी एक बंद का खुलासा लिखें। ये ज़रा टफ सवाल है, तो बहरहाल अब आगे देखिए 3। अच्छा, इस ज़ुमरे में आपको 2 सवाल के जवाब देने हैं ना, किसी 2 के लिए 3, 4, 5 सवाल दिया गया था 2 के लिए। अब किसी एक शेर की तशरीह कीजिए। अब यहाँ पे शेर भी है, तो ये ज़्यादा बेहतर, आपके पास ऑप्शंस है, किसको आप सेलेक्ट करें जो आपके लिए बेहतर है, जिसमें आप बेहतर तैयारी की उसको लिख दीजिए। अब अफसाने में से जो है रुबाई के हिस्से में से कि अपने निसाब में शामिल किसी एक रुबाई की तशरीह करें। 2 रुबाई है और दोनों में से किसी एक की तशरीह कीजिए। मैंने दोनों रुबाई को पढ़ाया था 100 अल्फाज में, तो बेहतर है। या फिर नज़्म दावत के किसी एक बंद की तशरीह करें। बहरहाल मैंने बंद की तशरीह तो नहीं, नज़्म का खुलासा किया था, तो यहाँ पे तो रुबाई ऑलरेडी आ गई है। अब फ़िक्शन के हिस्से में से हयातुल्लाह अंसारी के फ़न की क्या खूबी है, मैंने ख़ास तौर पे इसी चीज़ को पढ़ाया था, तो आप इसको लिख दीजिए। तो ये बहुत बेहतर सवाल बनाए हैं इलाही बख्श, मैं तारीफ़ करता हूँ जो सवालात पूछे गए हैं। अब यहाँ पे किसी एक सवाल के जवाब दीजिए। नज़्म या मरसिया की तारीफ़ कीजिए। ज़रबुल अमसाल है। अच्छा, फ़ेल के किस्मों को बयान करें या ज़रबुल मसल को मिसाल से समझाएं। बहुत अच्छी बात है, सवालात बहुत उम्दा हैं। इलाही बख्श हाई स्कूल के पर्चे को मैं 10 में से 10 दूंगा। हावड़ा और हाई स्कूल का जो पर्चा था वो काफ़ी मयारी पर्चा है, सवालात भी उम्दा पूछे गए हैं और जो तरतीब है वो भी उम्दा है। अब इसके लिए बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है। बग़ैर पढ़े अगर कोई सोचेंगे कि एक रात में मुताला करके एग्ज़ाम देने चला जाऊं, तो बहुत मसला है, नहीं दे पाएंगे वो बच्चे एग्ज़ाम। लिख तो लेंगे लेकिन मार्क्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ना ही तरतीब उनकी अच्छी होगी, ना ही वो सही से एडजस्ट कर पाएंगे सवालों को। अब जैसे ये है मोहम्मद जान हाई स्कूल, अब इसके पर्चे को देखते हैं। इसके पर्चे में अच्छा, इन इलाही बख्श हावड़ा में से जो सवालात हैं वो निसाब से हैं, लेकिन जो गवा गांव से हैं वो निसाब से बाहर ज़्यादातर पूछे गए हैं सवालात।
अब देखिए कि गालिब कब और कहाँ पैदा हुए, निसाब में शामिल गालिब का ख़त किसके नाम है। अब देखिए 2 नंबर के लिए यहाँ पे 3 सवाल है कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और ये जो ख़त है वो किसके नाम है। 3 सवालों को आपको एडजस्ट करना है एक जुमले में, ये बहुत हुनर का काम है। पढ़ाया गया है। सर सैयद की एक मशहूर तसनीफ़ का नाम लिखिए। सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा क्या है। अच्छी बात है। गालिब की वफ़ात कब और कहाँ हुई। अच्छा, आपको 2 लिखना है, 2 के लिए आपके पास 3 सवाल है, 3 में 2, चलिए ठीक है, एक आपको ज़ायद दिया गया है, अच्छी बात है। इसमें भी वही है, किसी 2 सवाल। अच्छा, इसमें भी हावड़ा की तरह जो है एक ही वक्त में एसएक्यू है और एक ही हिस्से से एलएक्यू ले लिया गया है। मैं सवाल देख लिया हूँ। 2 नंबर में जो है निसाब में शामिल गालिब के ख़त का खुलासा, तो मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को। सवाल फाज में लिखना है, कम से कम सवाल फाज कहा गया है। 2 नंबर सुनो साहब जिस शख्स को, ये तो ऑलरेडी आ चुका है, इसके हवाले से इसको वजाहत कीजिए। ये जो मतन से सवालात पूछे जाते हैं बहुत उम्दा सवालात होते हैं, इससे क्या होता है कि बच्चे तैयारी करते हैं और बेहतर है, होना चाहिए मतन से सवाल। मज़ीद के आंधियों की तरह एक कल की मानिंद हमेशा उसी से लिपटे रहें। ये जुमला कहाँ से माखूज़ है, ये तो मज़मून से माखूज़ है मेरे ख़्याल से, और वहीं से सवाल है। अब हिस्सा नज़्म से पहले एसएक्यू है, तमाम सवालात ठीक ही हैं, मैं देख पा रहा हूँ, और ये एलएक्यू है। ये जो रुबाई है, परवाने को धुन शम्मा को लो तेरी है, ये मैंने पढ़ाया था और ये आ गया है, इसे आपको आप लिख सकते हैं। नज़्म दावत को भी मैंने पढ़ाया, और ये जो है नज़्म के हिस्से से नज़्म मकाफ़ात अमल किसका का मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए, ये भी बेहतर है, मैंने पढ़ाया था, इसे भी आप लिख सकते थे। अशार भी आए हैं। अफ़साने के हिस्से में किसी एक सवाल का जवाब देना है, तो हयातुल्लाह अंसारी। अच्छा, मैं चूँकि सिलेबस के आखिर में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सब नहीं पढ़ाया था, इस वजह से आपको पढ़ना था, कहीं से पढ़ लिए होंगे तो बहुत आसान सवाल है ये सब। जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैंने तमाम को दे दिया था आप लोगों को हल करके। हयातुल्लाह अंसारी की अफ़साना निगारी का तनकीदी जायज़ा मैंने बताया था, आप अगर पढ़े हैं तो लिख सकते हैं। रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात में सर सैयद ने किन निकात को पेश किया, वजाहत कीजिए, मैंने लिखा है, आप अल्हम्दुलिल्लाह लिख लिए होंगे। गालिब की मकतूब निगारी का जायज़ा लीजिए, ये भी मैंने दिया था। ये तमाम जो भी है ये तमाम मैंने पढ़ाया है, और अगर आप पढ़े होंगे तो आप आराम से इन तमाम का जवाब दे सकते हैं, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं है निसाब से, मैंने देखा है। अंजुमन पंजाब के हवाले से सवाल है, ग्रामर के हवाले से है, सिफत, और ये मुहावरा तो मैंने नहीं पढ़ाया था, तो उस पर बहस करना भी बेकार है। ये है सेंट सोल्जर्स कन्वेंट स्कूल, इसका जो पर्चा है ये मुझे स्टूडेंट ने भेजा है, और ये पर्चा देखिए इसकी तरतीब और ज़्यादा ख़राब है, 2 इंटू 8 16 मार्क्स। तो ये जो तरतीब है मुझे नहीं लगता है कि ये मुनासिब तरतीब है। एक तो 2 इंटू 8 16, इधर 24, बस ये तो पिछले पर्चे के हिसाब हवाले से भी ज़्यादा डेंजर पर्चा है, 16 और 24 कर दिया गया है। और सवाल है कि हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई, ज़िंदगी यूँ भी गुज़र ही जाती। ये तो गालिब का असल नाम बताइए, इनकी पैदाइश कब हुई, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी यूँ भी गुज़र ही जाती, ये जो है शेर, क्यों तेरा राह गुज़र याद आया, तो गालिब का शेर है और ये देना नहीं चाहिए, ये क्योंकि मतन में नहीं है ना, ये तो ये तो निसाब से बाहर है, और हाली भी तो नहीं है निसाब में। चलिए अंजुमन पंजाब के हवाले से अगर ये लेकर के आ गए हैं तो इनको तो हजम कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी यूँ ही गुज़र जाती ये तो बाहर से आ गया है। तुमको रोटी तकसीम करनी है, अभी से बेहोश हो गए, खस के गया मुतकल्लिम, चलिए वो जहाँ से भी हो। फैज़ की पैदाइश कब और कहाँ हुई, फैज़ तो है ही नहीं निसाब में, फैज़ के हवाले से ये सवाल नहीं होना चाहिए। फैज़ के खतूत के मजमूए का नाम बताइए, फैज़ तो है नहीं। आगा हश्र काश्मीरी, ये भी निसाब में नहीं है। ड्रामा सैद हवस के 2 किरदारों के नाम बताइए, ये भी तो निसाब में नहीं है। या फिर मेरे पास निसाब कुछ और है और ये किसी और निसाब के अकॉर्डिंग बनाया गया है, क्योंकि ये सब तो निसाब में नहीं है। मगरिबी हिंदी की 2 बोलियों के नाम बताइए, इस तरह तो नहीं है। हाली की नज़्म निगारी, ये तो मुनासिब चीज़ नहीं है। गालिब की गज़ल गोई भी नहीं है निसाब में। ख्वाजा हसन निज़ामी पर एक नोट लिखिए। बहरहाल ये पूरा ही आउट ऑफ सिलेबस है और तरतीब भी बेकार है। बहरहाल मैं उस स्टूडेंट से गुजारिश करूँगा कि जिसने मुझे ये पैटर्न भेजा है, ये सवाल भेजा है, वो ज़रा अपने सिलेबस को भी भेजे मुझे। अगर
मैं जिस किताब से तैयारी करवा रहा हूँ, अभी जो न्यू पैटर्न है, अगर उस किताब को आपको पढ़ाया गया है और ये सवाल बनाया गया है, तो ये निहायत ही ख़राब पर्चा बना है। और अगर इसके लिए कोई अलग सिलेबस है और अलग पैटर्न है, तो मुझे बताइए, वरना अगर इसी पैटर्न जिस पे और भी जो अभी पर्चे देखे गए हैं, उसी पैटर्न पे अगर ये सवालनामा है और उसी सिलेबस पे सवालनामा है, तो ये निहायत ही ख़राब पर्चा है। तो मैं उस स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ जिसने मुझे भेजा है, वो अपने सिलेबस को भी ज़रा भेज दे। मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि किस सिलेबस की बुनियाद पर इसे बनाया गया है, क्योंकि जो भी सवाल है वो सिलेबस से बाहर है। ज़्यादातर सवालात तो सिलेबस से 80% सवालात सिलेबस से बाहर हैं और जो तरतीब है वो भी मुनासिब नहीं है। तो मैं ज़रा देखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025। तो ज़रा बताइए आप, जो भी सेंट सोल्जर्स से हैं वो मुझे बताइए। इस स्कूल के सोल्जर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो सिलेबस मुझे भेज दे, पैटर्न मुझे भेज दे ज़रा, या मुझे ये बताए कि वो इसी पैटर्न को फॉलो किए हैं, क्योंकि मैं ज़रा देख के इसे हैरत में आ गया हूँ। अब पता नहीं किस चीज़ को फॉलो किए हैं। चलिए अगले पर्चा को देखते हैं। ये है रहमानिया रहमानिया HS हाई स्कूल, ठीक है। तो रहमानिया का देखते हैं कि इसकी तरतीब क्या है। चलिए ठीक है, पहले प्रोज है, फिर पोइट्री है, फिर फिक्शन है, यानी कि पहले SAQ फिर LAQ होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। गालिब कब और कहाँ पैदा हुए, उसी तरह से सवालात हैं ये सब। असबाब बगावत हिंद सर सैयद ने कब और क्यों लिखी। चलिए ठीक है, बहुत उम्दा। ये सवाल ज़रा हार्ड है, टफ सवाल है, ये डीप पढ़ना होगा इसके लिए। सवाल की पर्चों को देख के लग रहा है कि स्टूडेंट से डीप मुताला चाहता है बोर्ड, ठीक है। मीर की वफ़ात कब और कहाँ हुई, अल्लाह अगर तौफीक ना दे इंसान के बस का काम नहीं। शेर मुकम्मल कीजिए और शायर का नाम लिखिए। ये बहुत अच्छी बात है। ये भी शायर मतलब अशार के हिस्से से भी सवालात इस तरह से पूछे गए हैं। फिक्शन के हवाले से भी सवालात हैं जो इक़्तिबास से पूछे गए। बहुत अच्छी बात है। किसी तरह गुजर बसर हो जाती है मगर माँ को नहीं पूछती। लिटरेचर से अंजुमन पंजाब की बुनियाद कब पड़ी, उसके रूह रवां कौन थे। ग्रामर के हिस्से से भी है। ज़रबुल मसल की तारीफ़, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा ठीक है, ये सब तो मशहूर है, मैं पढ़ाया नहीं। अब प्रोज के हिस्से से LAQ, ये बहुत अच्छी बात है। ये तरतीब भी बहुत उम्दा है और जो सवालात पूछे गए हैं वो मैंने पढ़ाया था। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब की मकतूब निगारी मैंने पढ़ाया। सर सैयद की अदबी खिदमत तो नहीं, मजमून निगारी मैंने पढ़ाया था। 2 नंबर में जो ख़त का खुलासा वो मैंने पढ़ाया था, तो आप उसे लिख दीजिए आराम से। सर सैयद का मजमून जो है उसका भी मरकज़ी ख़्याल मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे जो है सुबह सादिक का हुआ चरख पे जिस वक्त ज़हूर, इसका खुलासा मैंने पढ़ाया था 100 अल्फाज में, आप आराम से लिख सकते थे। उसके बाद अशार की तशरीह भी हुई थी। नज़्म दावत का मरकज़ी ख़्याल भी मैंने पढ़ाया था। रुबाई को भी मैंने पढ़ाया था। ये सब फिक्शन के हिस्से से जो है हयातुल्लाह अंसारी का हयातुल्लाह अंसारी की अफसाना निगारी का जायज़ा, ये भी मैंने पढ़ाया था। तो ये सब सवालात बहुत उम्दा है। ये सब जो असनाफ़ हैं इनको पढ़ाया था। ज़मीर, फ़ेल, ये सब मैंने नोट में दिया था। बहुत अच्छी बात है। सवालात उम्दा थे इन रहमानिया के और तरतीब भी बेहतर, बहुत उम्दा। मुझे खुशी हुई देख करके। और सवालात जो है निसाब के बाहर से भी नहीं पूछे गए थे। कुछ मतन से सवालात थे जो टफ सवालात थे। अब अदबी सोसाइटी हाई स्कूल के पर्चे को देखते हैं हम लोग, तो इनका भी जो है वही हाल है। चलिए बहुत अच्छी बात है। पहले SAQ है फिर LAQ है, ठीक है। अब देखिए, गालिब की नस्र से मुतासिर उर्दू अदब के 2 अदीबों के नाम लिखिए। बहुत ही पेचीदा सवाल है, मुश्किल सवाल है। इसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है, डीप पढ़ने की ज़रूरत है। आपका स्कूल आपसे डीप मुताला चाहता है, बहुत अच्छी बात है। गालिब, उसके बाद क्या है, गालिब के खतूत के कुल कितने मजमूए हैं, उनके नाम और सने इशाअत लिखिए। वाक़ई में अदबी सोसाइटी जो है वो आपसे डीप मुताला चाहता है। दोनों सवाल बहुत ही मुश्किल सवाल है। सर सैयद अहमद ख़ान के 2 मासरीन के नाम लिखें। चलिए तो सही है। रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात में सर सैयद ने किस मुल्क से इबरत हासिल करने की बात कही है। इसका मतलब है कि आपके असातिज़ा पढ़ते भी हैं और वो जो है आपसे पढ़ने का तकाजा भी करते हैं कि आप पढ़िए और तब सही जवाब दीजिए। तो अदबी सोसाइटी के जो तालिब इल्म हैं वो तैयार रहें, क्योंकि जब 12 का होगा और मज़ीद जब अब इसके बाद भी होंगे तो इसी तरह का होगा। ये सबसे अब तक का मुश्किल पर्चा भी मुझे दिख रहा है। नज़्म के हवाले से है कि खुदाए सुकन किस शायर को कहा जाता है। चलिए ठीक है। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है, उनके वालिद का नाम बताइए। चलिए, उर्दू अदब में किस शायर को अवामी शायर के नाम से याद किया जाता है और क्यों, ये अच्छी बात है। ये सवाल भी मुश्किल है। परवेज़ शाहिदी के मजमूए कलाम की तादाद कितनी है, उनके नाम लिखिए। डीप मुताला चाहता है। दबीर का पूरा नाम लिखिए। उनकी रुबाइयों का ख़ास मौजू क्या है, अच्छी बात है। मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है, उसके मानी क्या हैं। चलिए अफसानवी नस्र में से देखते हैं। हयातुल्लाह अंसारी के कुल कितने मजमूए कलाम हैं, इनके नाम लिखिए।
जब तक माँ जिंदा थी भीख का ठेकरा थी, मगर मरकर वो उसके दिल में सचमुच माँ बन गई थी। तो ये जो है अफ़साने से लिया गया है। बहुत मतन से सवाल आने का मतलब ये होता है कि मेयारी सवाल है। तारीख़-ए-अदब उर्दू से सवालात हैं। अंजुमन पंजाब के तहत उर्दू की किस सिन्फ़ अदब को फ़रोग़ हासिल हुआ? इस तहरीक के रूह रवां कौन थे? बहुत ही जो अभी तक जो सवालात पूछे गए हैं, बहुत ही उम्दा सवालात हैं, मुश्किल सवालात हैं। मतला की तारीफ़ कीजिए और मिसाल में कोई शेर पेश कीजिए। उसके बाद क्या दर्ज झैल में से किसी एक ज़रबुल मुसल की वज़ाहत कीजिए। चलिए अच्छी बात है। तौज़ीही सवालात यानी कि अब एलएक्यू पूछे जाएँगे। निसाब में शामिल गालिब का ख़त का खुलासा मैंने पढ़ाया था। अच्छा, बाकी सवालात कहीं और चले गए हैं। इसके बाद कहीं और होंगे। तो बहरहाल तो ये जो पर्चा है अदबी सोसाइटी वाला, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही मेयारी पर्चा है। इसको 10 में से 11 दिया जाए तो कम है। ये तो हाथ से पता नहीं ये किस स्कूल का है, हाथ से ही लिख दिया है। इनके पास शायद वक़्त ज़रा कम हो, तो मैंने इसे पढ़ा भी नहीं, चूँकि ये हाथ से ही लिखा हुआ है तो पढ़ने में परेशानी हो रही है ज़रा। एक तो दिख नहीं रहा है। ये देखते हैं बेलोर मेमोरियल स्कूल के सवालों को देखते हैं, तो इनका भी सही है। ये शॉर्ट आंसर पहले दिए हैं, लॉन्ग आंसर बाद में दिए हैं। चलिए, गालिब के खतूत के मजमू के नाम बताइए और ये कब शाये हुए? अच्छी बात है, सवालात इसी तरह हैं। गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई? इसी तरह से सवालात है। चलिए, 2 के लिए 4 दिए गए हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो इनके भी सवालात जो है वो मैंने देखा और आपको पढ़ाया गया है ये सब सवाल। 4 हाँ, ये तमाम सवालात जो है आपको पढ़ाए गए हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी जो बाहर से है। जैसे आप देखिए 1 नंबर डिस्क्रिप्टिव में पाबंदी के नुकसानात का खुलासा या नस्र निगारी दोनों ही मैंने पढ़ा दिया। ख़त का खुलासा भी मैंने पढ़ाया था। उसके बाद आप अशार की तशरीह है। इसके अलावा मकाफ़ात अमल का खुलासा है। हयातुल्लाह अफ़साना आखिरी कोशिश का खुलासा है। हयातुल्लाह अंसारी की अफ़साना निगारी, अच्छा इसम वगैरह ये तमाम। तो ये पर्चा जो है बेहतर पर्चा है ये भी, और तरतीब भी बेहतर है। ये है बेलगछिया उर्दू हाई स्कूल, तो इसमें भी ठीक है, इसकी भी तरतीब बेहतर है। पहले पोएट्री से, प्रोज़ से, फिर पोएट्री से। चलिए, सवालात भी उम्दा हैं इनके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये इसी तरह सवाल होना चाहिए कि सवाल पढ़ने के बाद ये धर्मपुर हाई स्कूल। धर्मपुर हाई स्कूल का जो अंदाज़ है ये मुझे पसंद नहीं आया। ये देखिए 2 × 5 = 10, 2 × 3 × 5 = 15, इधर 15, 15 में 30 और 10 40। इसको बोलते हैं कि शॉर्ट में काम निकाल लेना, ठीक है? इस तरह नहीं होना चाहिए था। जो पैटर्न इससे ऊपर आप देखे हैं उस पैटर्न पे होना चाहिए था। इस तरह क्या होता है कि बच्चे आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो पैटर्न आपको बोर्ड ने बताया आप उसी पैटर्न पे पर्चों को बनाइए। इससे क्या होगा कि एक तो बच्चे उस पैटर्न से वाकिफ़ हो जाएंगे, हम आहंग हो जाएंगे। इसके बाद जो आएंगे बच्चे वो भी उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, और होना भी वही चाहिए था। अब जैसे देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 × 5 लिख दिया गया है और सवालात दिए गए हैं 6 में से 5 आपको लिखना है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए था। कम से कम अगर आप 5 दिए भी तो उस 8 दीजिए सवाल, ताकि 8 में से 5 लिख सके बच्चे। एक इजाफा देखिए इसमें कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। कम से कम अगर 5 दिए तो इजाफा आपको 3 और देना चाहिए था। तो यहाँ पे एक कमी रह गई। एक तो तरतीब की कमी है, पहले एसएक्यू फिर एलएक्यू, इस तरह होना चाहिए था। और जो सवालों को बाँटना था, जो सवालात की तक़सीम थी, वो भी सही नहीं है। तो मेरे ख़्याल से धर्मपुर स्कूल के बच्चों को चाहिए कि वो ज़रा बताएं कि सर पैटर्न में तरमीम कीजिए, और जो पैटर्न है उसमें कीजिए ताकि आप तमाम को आसानी हो, ठीक है? इसमें आपको आसानी नहीं होगी। चलिए, सवालात तो ठीक है। गैर ज़रूरी रस्म व रिवाज की तरक्की में कैसे रुकावट बनते हैं? चलिए, सवालात तो ठीक ही है, अलबत्ता हाँ ठीक है ये सब भी। आखिरी कोशिश की मानवियत पर रोशनी डालिए, ठीक है। हयातुल्लाह अंसारी के अफ़साने में उम्मीद और मायूसी को किस तरह पेश किया है, ठीक है। उसके बाद अंजुमन पंजाब लाहौर के क़याम, अग़राज़ व मक़ासिद तफ़सील, ठीक है। अच्छा है, एक ही पेज में ख़त्म कर दिया गया है मामला। तो इस पर्चे को देख के ज़रा मुझे अफ़सोस हुआ। इस्लामिया हाई स्कूल, इसको देखते हैं हिस्सा नस्र। ये भी बहुत अच्छी बात है। पहले जो है एसएक्यू को दिया गया है, फिर एलएक्यू को, और बहुत ही उम्दा तरीके से तमाम चीज़ों को यहाँ पे ज़ाहिर किया गया है और यहाँ पे लिखा गया है। ये जो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि आप लोग ताली बजा दीजिए इस स्कूल के लिए।
स्पेशल क्रेडिट विल बी गिवन फॉर आंसर विच आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness, and bad handwriting. Forgive figures in the margin indicate full marks for the answer. देखिए अभी साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया कि उन बच्चों को स्पेशल क्रेडिट दिया जाएगा जिनका जो मार्क्स है वो ब्रीफ होगा, मुख्तसर होगा और टू द पॉइंट होगा. यानी कि अगर आपसे 100 अल्फाज पूछा गया तो 100 अल्फाज पे आप लिख दीजिए और टू द पॉइंट, यानी 100 अल्फाज आप जो है फेंकम फाँक करके आ जाएंगे. 100 अल्फाज फेंकने में कोई बड़ी बात नहीं है. तो नहीं, फिर ऐसा भी नहीं है कि ब्रीफ भी हो और टू द पॉइंट भी, तो आपको स्पेशल मार्क्स दिया जाएगा. लेकिन अगर आप में स्पेलिंग मिस्टेक है, अनटीडीनेस है यानी कि गंदगी है और हैंडराइटिंग खराब है, तब मार्क्स कट जाएगा. तो इसका खास ख्याल रखिए. और तरतीब भी बहुत बेहतर है, सवालात भी जो है बहुत उम्दा है. मैं देख रहा हूँ सवालों को, मुताला आपसे तकाजा किया जा रहा है कि आप बेहतर तौर पे पढ़िए. खुदाए सुकन के शायर को कहा जाता है इनका पूरा नाम और तखल्लुस बताइए. बहुत अच्छी बात है. आपके लिए इजाफी सवालात भी हैं, 2 पूछे जा रहे हैं और 4 दिए जा रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. सवालात ठीक हैं और आए भी हैं जो मैंने पढ़ाया. ये तमाम ठीक है. हिस्सा नस्र से जो तफसीली सवाल है वही, रस्म रिवाज की पाबंदी के साथ का मरकज़ी ख्याल और ख़त का खुलासा, ठीक है, वही सब है जो मैंने पढ़ाया. ज़्यादा तवील नहीं है. नज़ीर अकबर आबादी को बहैसियत नज़्म निगार पेश कीजिए. मैंने इनकी नज़्म निगारी को भी पेश किया था, आराम से लिख सकते हैं. वही सब है. दावत का खुलासा है, अदना से रुबाई का खुलासा है, अफसाना से वही अफसाना निगारी है. तो बहुत बेहतर है. मैंने इसे पढ़ाया था, आप उसे आराम से लिख दीजिए. ये तमाम को, ये सब को भी मैंने पढ़ाया था. गज़ल मरसिया दोनों 2 आ गया है, सिफत वाव मारूफ इसमें आला, इन सबको मैंने पढ़ाया था. तो नाजरीन, आपने देखा इन तमाम स्कूलों के सवाल नामों को, और मैंने ये भी दिखाया कि सवाल नामे कैसे थे और कौन कौन से सवालात बाहर से आए थे, उसका लेवल कैसा था, तरतीब कैसी थी और उसके लिए किस तरह का मुताला करना चाहिए. तो सवालात जो है ज़्यादातर स्कूलों में बहुत मेयारी सवालात थे. पर्चा जो था बहुत मेयारी था, तारीफ़ के काबिल पर्चे थे. और जो तरतीब है कुछ कुछ स्कूलों में नहीं है, नहीं फॉलो किए हैं वो लोग, लेकिन करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो, स्टूडेंट्स को सहूलत हो. तो नाजरीन, आपने देखा कि ये पर्चे मेयारी पर्चे थे. तो मेयारी पर्चों के लिए मेयारी तैयारी ज़रूरी है और मेयारी तैयारी के लिए आपके पास मौजूद है मयारी उर्दू. तो नाजरीन, मयारी उर्दू से जुड़िए. मयारी उर्दू आपको फराहम कर रहा है बेहतर रहनुमाई, गैर ज़रूरी तफसीलात से पाक मवाद, ज़बान व बयान और तहरीर के हवाले से इस्लाह और दीगर चीज़ों में रहनुमाई. आप जो है इम्तिहान के ऐन मुताबिक तैयारी कर पाएंगे, इम्तिहान का जो तकाज़ा है उसके ऐन मुताबिक तैयारी कर पाएंगे. ये तो होम सेंटर था, अब आपको बोर्ड में जाना है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए. और चूँकि मयारी उर्दू आपके लिए कमर बस्ता है, आप भी कमर बस्ता हो जाइए. रजिस्ट्रेशन ऑन है तमाम मज़ामीन पर मबनी इस कोर्स के लिए. तुरंत रजिस्टर कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए. इंशाअल्लाह हम तमाम जो 12 सेमेस्टर 1 की तैयारी है वो जल्द शुरू कर देंगे. हमारा जो टारगेटेड डेट है वो है 5 अप्रैल और जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो है 20 मार्च. तो 20 मार्च से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए. तमाम मज़ामीन के हवाले से हम जामे तौर पर आपको पढ़ाएंगे, रहनुमाई करेंगे. इंशाअल्लाह आप तमाम उम्दा नंबरात भी हासिल करेंगे. हमारी रहनुमाई और आपकी मेहनत साथ रहेगी तो कामयाबी आपकी मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह. अब इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.